गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्युत्पन्न मात्रक। ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं और आगे आप अन्य व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रकों को पढ़ते जाएंगे। इन व्युत्पन्न मात्रकों में एक है एम्पियर, जिसके हम यहाँ पे परिभाषा पढ़ेंगे। केल्विन है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो एम्पियर क्या होता है, ये किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। इसका मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से चित्र की सहायता से याद रख सकते हैं। माना आपके पास दो सीधे समांतर सीधे तार हैं और एक दूसरे के समांतर तार हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए ये तार। जब इस पर धारा प्रवाहित की जाती है, तारों पर धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार की प्रत्येकांक लंबाई पर यदि तार के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल यदि उत्पन्न हो जाए, प्रति एकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित या उत्पन्न हो जाए, तो यह जो विद्युत धारा होगी जिसमें तारों में बह रही है वो 1 एम्पियर की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो सीधे तार हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, समांतर एक दूसरे के रखे हुए। यदि इसकी प्रत्येकांक जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो, तो वह धारा जो इन तारों में बह रही है वो 1 एम्पियर की होगी। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। एम्पियर, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है, ठीक है। परिभाषा आपने याद रखनी है, इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये। इनकी परिभाषाएं परीक्षा में पूछ जाती हैं। अगला आपके पास है केल्विन। केल्विन ताप का मात्रक है, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो एक रेडियन एक केल्विन वह ताप है, एक केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिक ताप का, जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग है। तो ये आपका जो है केल्विन कहलाता है। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, त्रिक क्या होता है। वह ताप जिस पर अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तीसरी तरफ जा रहे हैं, गैस से हम कहाँ जा रहे हैं, द्रव की ओर जा रहे हैं। तीसरा क्या है, द्रव से कहाँ जा रहे हैं, ठोस की ओर जा रहे हैं। तो ये एक आपके त्रिक हो गया है। ये जल में होता है त्रिक। एक ताप पर हम कहाँ चले गए,
ठोस पर चले गए, दूसरे ताप पर हम गैस पे चले गए, तीसरे ताप पर हम तरल पर चले गए। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये आपका त्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर है कि जो जल के त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु है, टेम्परेचर यहाँ पे त्रिक बिंदु T, ठीक है, उष्मागतिक तल का 1/273.16 भाग है त्रिक बिंदु जो होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी परिभाषा दूसरी तरीके से दे सकते हैं। पिघलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए जल, पिघलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए जल के तापांतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा भी आ सकते हैं इसकी। पिघलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए जल के तापांतर, तापांतर यानी कि ताप में अंतर, जो इसके ताप में अंतर होगा, उस तापांतर के 100वें भाग को, तापांतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभाषा इसकी हो गई है। त्रिक बिंदु हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वह ताप जब दाब परिवर्तन किया जाता है, दाब परिवर्तन किया जाता है तो एक ओर जाने पर ठोस अवस्था, दूसरी ओर जाने पर गैस अवस्था, तीसरी ओर जाने पर द्रव अवस्था प्राप्त होती है। इस ताप को त्रिक बिंदु कहते हैं, या यह ताप जो होता है आपके पास T, ये त्रिक बिंदु कहलाता है, ठीक है। अगली परिभाषा है आपके पास कैंडिला। ये ज्योति तीव्रता का जो आपके पास बहुत ही राशि है, उसका मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। तो कैंडिला क्या है, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक कैंडिला कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी, यानी कि कोई काली जो वस्तु है, काली वस्तु को हम क्या कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं, जो अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, वो कृष्णिका कहलाती है, समझे ना। जो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश को क्या कर देती है, अवशोषित कर देती है। अवशोषित मतलब अपने अंदर खींचना, वो कृष्णिका कहलाती है। तो ब्लैक बॉडी जो है एक इस प्रकार की बॉडी होती है कि अपने ऊपर आपतित होने वाली समस्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, लगभग अवशोषित कर लेती है। तो एक कैंडला क्या होता है, कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से, 1/1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से, 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है। जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। कृष्णिका का ताप क्या होना चाहिए, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। तो ये आपके पास कैंडिला की परिभाषा है। इसके बाद चलते हैं मोल।
यह एक पदार्थ की मात्रक है। एक मूल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मूल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर हो। ये एक मूल कहलाता है। C12 या 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? ये आपके मूल के बराबर होती है। तो यह एक मूल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर हो। तो ये मूल की परिभाषा हुई है। इसके बाद चलते हैं रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन है, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है? एक रेडियन वह कोण है, कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर ताप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर ताप। इस प्रकार से हम यहाँ पर वृत्त हो गया है और वृत्त की सेंटर हो गया है, अब वृत्त की त्रिज्या हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर ताप द्वारा वृत्त के कोण पर अंतरित कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, अंतरित जो कोण होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है ना। एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर ताप द्वारा, अब जितनी वृत्त की त्रिज्या होगी, माना जो 2 सेंटीमीटर है तो टेम्परेचर जो है 2 आएगा, 2 रेडियन, ठीक है ना। तो जितनी वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर ताप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या जितनी है उतना ही ताप चाहिए हमको, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर ताप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यदि सपोज दैट इसकी त्रिज्या r है, r सपोज मान लेते हैं, त्रिज्या क्या है? r है। और यहाँ पर जो चाप कटा है, चाप O से A तक गए हम, तो यहाँ पर एक मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से B पॉइंट, यहाँ पर जो है ये कोण आपके पास थीटा हो गया है। यहाँ से A से B तक जो चाप है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या जो इसकी वृत्त की त्रिज्या है। तो सपोज त्रिज्या r है और यहाँ पर जो चाप चला है वो भी r है, तो क्या आएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बराबर r बटे r, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन के बराबर होगा।
तो जितनी त्रिज्या होती है उतना ही चाप चलना चाहिए। ठीक है, जितनी त्रिज्या होगी उतना ही क्या होगा, चाप यदि होगा तो कोण क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो इसको हम 1 रेडियन मानेंगे। समझिए बात। तो हमारे क्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या के बराबर ताप द्वारा, त्रिज्या के बराबर ताप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा वो आपको क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 1 रेडियन हो गया है ये। फिर हम इसको लेते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम इसको देखते हैं इसका मान कितना होता है। तो सपोज एक राउंड ये पूरा मारता है, एक राउंड, तो एक राउंड पूरा करने में जो इसकी परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी, तो चाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो परिधि बटे त्रिज्या हो जाएगा। परिधि जो है वृत्त की क्या होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बटे त्रिज्या हो जाएगा, ये चाप की किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा त्रिज्या, और परिधि हो जाएगी 2πr बटे r। त्रिज्या r है, r से r कट जाएगा, तो ये आपके पास 2π बच गया। ठीक है ना। तो वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण परिधि द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण परिधि के द्वारा, संपूर्ण परिधि के द्वारा जो अंतरित कोण होता है, केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन के बराबर होता है। आगे चलते हम मात्रा का स्टेरेडियन, इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठ है, गोला ठोस होता है, ठीक है, तो उस गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, जो इसकी त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, वर्ग यानी कि स्क्वायर, 2 घात। ठीक है। तो किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा, जो घनकोण होगा, वो 1 स्टेरेडियन होता है। ये घनकोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक घनकोण लेते हैं। घनकोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण बराबर क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। यदि पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। जैसे यहाँ पर हम परिभाषा में पढ़ रहे हैं, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी बराबर है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हम ले लेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी बराबर ले लेंगे, हम त्रिज्या के वर्ग के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, घनकोण दैट इज इक्वल टू त्रिज्या का वर्ग बटे त्रिज्या का वर्ग। अब त्रिज्या का वर्ग से त्रिज्या का वर्ग कट जाएगा, बराबर है, ऊपर नीचे कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 स्टेरेडियन। यही आपके पास 1 स्टेरेडियन होता है। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, कोण बनाया जाता है, 1 स्टेरेडियन होता है। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा देखते हैं, घनकोण बराबर गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अब गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो हमें सूत्र लगाना है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम 4πr²। तो इस प्रकार से आपके पास आएगा 4πr² बटे r² से r² कर लिया, दैट इज 4π। तो गोले के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण जो घन कोण होगा कितना होगा, 4π स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि गोले के पृष्ठ पर जो अंतरित गोल के पृष्ठ के द्वारा जो अंतरित कोण होता है, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो अंतरित कोण होता है वो 4π के बराबर होता है। व्युत्पन्न मात्रक हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये ऐसे मात्रक होते हैं जो कि मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या मूल मात्रकों के ऊपर उचित घात लगा करके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, मूल मात्रकों को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मूल मात्रकों को छोड़ करके बाकी जो है जितने भी मात्रक हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर घातें लगाकर व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। तो घात लगा करके हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल ले लिया हमने, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। ठीक है ना, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। चौड़ाई को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। इसका मात्रक मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रक मीटर होगा। ठीक है ना, मीटर का मीटर से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो मीटर का वर्ग। तो घात लगा दिया हमने, ये मूल मात्रक हो गया, इस पर घात लग गई है, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। मूल मात्रक पर उचित घात लगा करके हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आयतन हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। 1 2 3 मीटर है तो मीटर की 3 घात हो गई, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया है। चाल, दूरी बटा समय, चाल दूरी का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया है, तो ये आगे मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से त्वरण का मात्रक हो गया, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं आपने याद रखनी है, ये सूत्र जो है याद रखते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो आगे आपको मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बल का मात्रक देखिए, द्रव्यमान गुणा के त्वरण होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है मात्रक। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, हमने सब पढ़ लिया ये। ठीक है, आप लोगों को सब याद रखना है इस चीज़ को। त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आप जो है अन्य भौतिक राशियों के मात्रकों को जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन सबको आपने याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जाके इन्हीं से आपने अन्य मात्रकों को उत्पन्न करना है, निकालना है। ठीक है, इसकी आप एक कॉपी बनाइए और कॉपी पे आपने इनको सब नोट करना है, उनको याद करना है। ठीक है, ओके।